वेलकम स्टूडेंट, एसपीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने समाज की शुरुआत की थी। काफ़ी कुछ समाज के अंतर्गत पढ़ लिया था, लेकिन आज हम समाज को आगे बढ़ाने से पहले वाक्य के दो भेद बाकी रह गए थे, उनको पूरा करते हैं पहले, फिर अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने वाक्य के हम भेद पढ़ रहे थे। वाक्य दो प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर हम पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट में पढ़ा था 6 नंबर वाक्य का जो उपभेद है वो इच्छावाचक वाक्य। आज 7 नंबर आप लिखेंगे और पढ़ेंगे। 7 नंबर जो वाक्य का भेद था वो है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, परिभाषा लिखेंगे। जिस वाक्य में संदेह या संभावना की, जिस वाक्य में संदेह या संभावना की झलक मिले उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा आप लिखेंगे और समझेंगे कि संदेहवाचक वाक्य क्या होता है। देखिए, संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह, डाउट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, संदेह या संभावना हो। संदेह हो या संभावना, संभावना मतलब होता है कि कोई काम हो या नहीं हो, या होने से पहले जो इसकी स्थिति होती है कि होगा भी या नहीं भी होगा। तो संभावना की अगर झलक मिले, संभावना हमें दिखाई दे, अगर किसी वाक्य में आपको कोई डाउट दिखाई दे कि ऐसा काम होगा या नहीं होगा, संभावना दिखाई दे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी बात मिले, उसकी झलक मिले, अगर वो आपको पता लगे कि उसमें डाउट बताया गया है, संभावना बताई है, तो वो जो वाक्य होगा वो संदेहवाचक वाक्य होगा। इस बात को आप उदाहरण से समझेंगे तो और भी आसान होगा। लिखेंगे जैसे, शायद आज वर्षा हो। एक सिंपल सा मैंने वाक्य लिखा है, शायद आज वर्षा हो। शायद, अब शायद क्या कर रहा है, संभावना या संदेह, दो चीज़ों को बारे में बता रहा है कि शायद संभावना है कि क्या हो, वर्षा हो। ऐसा तो है नहीं कि आज वर्षा होगी, वो फिक्स तो है नहीं। हमने यहाँ पर शायद जो शब्द उपयोग में लिया है वो हमें ये भाव प्रकट करवा रहा है कि संभावना है, संदेह है कि शायद हो या नहीं हो। तो अगर इस प्रकार के वाक्य आपके सामने आए जहाँ पर आपको संभावना या संदेह मिले, तो आप कह सकते हो वो संदेहवाचक वाक्य हैं। ठीक है, तो ये 7 नंबर हो गया। और 8 नंबर जो प्रकार था अंतिम, वो है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, अब देखो इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिस वाक्य में संकेत या, जिस वाक्य में संकेत या
दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। परिभाषा पर ध्यान देंगे। लिखा है संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक पढ़ लिया, अब है संकेतवाचक। संकेत का मतलब जानते हो ना कि किसी और इशारा करे, संकेत करे। तो वाक्य की परिभाषा मैंने लिखी है, ध्यान देंगे इधर सभी। जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो, जिस वाक्य में संकेत या दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे संकेतवाचक कहते हैं। अब देखो कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कोई संकेत दिखाया गया है, संकेत प्रकट हो रहा है, संकेत की बात की गई है, या दूसरी क्रिया पर कोई निर्भरता बताई गई है कि अगर ऐसा काम होगा तो वो काम वैसा होगा। मतलब एक काम के होने या न होने के पीछे किसी दूसरी क्रिया का भी अहम योगदान होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि भाई बारिश होगी तो वर्षा फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होने के पीछे बारिश का होना, बारिश होना भी ज़रूरी है। तो बारिश होना एक क्रिया होगी, फसल बढ़िया होना एक क्रिया होगी। तो फसल बढ़िया कब होगी, ये क्रिया कब पूरी होगी, जब दूसरी क्रिया पूरी होगी। तो पहली जो क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, संकेत है, किसी में संकेत दिखाए तो ध्यान रखना वो संकेतवाचक वाक्य होता है। आप इसका उदाहरण लिखेंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे जैसे वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। अच्छी फसल कब होगी या कब होती, जब वर्षा होती। इसका मतलब अच्छी फसल होने के पीछे जो एक क्रिया निर्भर कर दी है वो है वर्षा। तो इसका मतलब अच्छी फसल किस पर निर्भर है, वर्षा पर है। तो जिस पर क्रिया निर्भर करे, जिसमें संकेत दिखाए, वह संकेतवाचक वाक्य होता है। तो ये लिखना है। और फिर अपने समास को आगे बढ़ाते हैं। समास के अंतर्गत हमने अविभाव समास पढ़ लिया था, ठीक है। तो हमने अविभाव पढ़ लिया था। अब दूसरा जो समास पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष, अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें तो इसमें एक शब्द होता है तत् और प्लस पुरुष, दो शब्द से मिलकर बना है। तत् प्लस पुरुष। तत् का अगर सामान्य अर्थ देखें तो मतलब होता है उसका। तत् का मतलब क्या होता है, उसका, ठीक है। तो जो तत्पुरुष समास है उसका मतलब देखें तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान तो होगा, वो हम उसके आगे बात करेंगे, लेकिन तत्पुरुष का मतलब हुआ कि उसका पुरुष, उसका आदि। अभी इस बात को हम परिभाषा से और स्पष्ट करेंगे, लेकिन तत् का मतलब होता है उसका, पुरुष यानी आदि, उस दूसरे के बारे में, उसके बारे में बताएं, ठीक है। तो जिसमें आदि यानी अंत वाले दूसरे पद की बात होगी वो हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात लिखनी है आपको, आगे लिखना है आपको। जिस समास का
यहाँ लिखेंगे दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो परिभाषा पर ध्यान देंगे कि जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। देखो पद की बात करें तो ध्यान देंगे, जैसे मैंने लिखा है आपको चंद्रमुख, क्या लिखा मैंने आपके सामने, चंद्रमुख। तो चंद्र और मुख दो पद है। पहला पद होता है पूर्व पद, पहले वाले पद को बोलते हैं पूर्व पद और बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद। तो अगर कोई ऐसा समास इसमें क्या होगा कि जो उत्तर पद है या जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। हमने अभी भाव के अंदर पढ़ा था कि पहला पद प्रधान है, ठीक है। इसके अलावा पहला पद उसमें प्रधान होता है और एक अवयव होता है, उसके अवयव भाव के अंदर बात की थी। और तत्पुरुष में क्या होता है कि जिसका दूसरा पद या आदि पद या उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। खैर इस परिभाषा को जब हम विस्तार से आगे देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि दरअसल हम तत्पुरुष में कारक जो विभक्ति होती है उनके चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम तत्पुरुष में जो कारक है उनकी जो विभक्तियां हैं उनका प्रयोग करते हैं जब समास हम करेंगे। और जब हम समास विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो उन विभक्तियों का लोप कर लेते हैं, उनको गायब कर लेते हैं। तो तत्पुरुष के अंदर हम कारक की बात करेंगे क्योंकि हमने कारक इसलिए पहले पढ़ा है ताकि आपको ये तत्पुरुष समास समझ में आ जाए। कारक तो हमने 8 देखे हैं, लेकिन आपको बता दें तत्पुरुष समास में सभी कारकों का प्रयोग नहीं होता है। अगर हम बात करें कारकों की तो तत्पुरुष समास के अंदर कर्म कारक और हम अगर बात करें अधिकरण तो इनके बीच में जो कारक हैं उनका ही प्रयोग होता है। न संबोधन कारक का प्रयोग होता है न कर्ता कारक का प्रयोग होता है। खैर अब इस बात को आप लिखेंगे, आप लिखना है आपको कि कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति के जो चिन्ह हैं उनका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है हम उसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरी बात लिखें तो इसमें जो कर्ता कारक है और जो संबोधन कारक है उनकी विभक्तियों को हम नहीं लिखते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। तो लिखेंगे कर्ता तथा संबोधन कारक की विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए हमने पढ़ा था कि कारक जैसे 8 प्रकार के हैं। हमने कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार के कारक पढ़े थे।
उसमें 8 पढ़े थे, लेकिन हम इन 8 का प्रयोग इसमें नहीं करते, हम 6 का ही प्रयोग करते हैं। 2 कौन कौन से को प्रयोग नहीं करते हैं तत्पुरुष समास में? तो इनकी जो विभक्तियाँ हैं उनका हम प्रयोग नहीं करते। कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं और संबोधन नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, संबोधन का क्या होता है? हे अरे ओ, हे अरे ओ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आप लिखेंगे आगे कि कर्म कारक से अधिकरण, कर्म कारक से अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से कारकों का या विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो एक बात तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम एक एक कारक विभक्तियों का चिन्ह के बात करें तो उसके आधार पर अगर हम देखें कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष जो समास है वो 6 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? तो कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर, कारक विभक्ति जो चिन्ह होते हैं उनके आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। एक बात आप ये भी लिखेंगे, कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर, कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं या हैं। तो कारक विभक्ति चिन्ह के आधार पर देखें तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 6 भेद हैं, 6 प्रकार हैं। किसके आधार पर? जो कारक विभक्ति चिन्ह है उनके आधार पर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पहला एक एक पढ़ते हैं। मैंने 6 बताए, 6 कौन कौन से हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कारक की बात करें, सबसे पहले कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, इस प्रकार से आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से हैं, लेकिन कर्ता और संबोधन तो इनका विभक्ति चिन्हों का प्रयोग तो नहीं होता है। तो 2 नंबर कौन सा होता है? कर्म कारक। तब उसी का आधार पर लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, या कर्म तत्पुरुष लिखेंगे। कर्म तत्पुरुष लिख दिया। और कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है उसको मैं कोष्टक में लिख रहा हूँ। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए क्या आ गया? कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? को का प्रयोग होगा। ठीक है, तो बस जहाँ आपको कर्म, जिस तत्पुरुष में आपको कर्म कारक दिखाई दे, कर्म चिन्ह का प्रयोग हो या उसका लोप हो, तो आप बता सकते हैं वो कर्म तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की हमने बात की थी कि दूसरा पद प्रधान होता है, कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके आधार पर आप आराम से पहचान सकते हो। कर्म कारक हमने विस्तार से देखा है। इसमें बस आपको उदाहरण 2-3 लिखने हैं जो लिखा रहा हूँ मैं। जैसे मान लो इसमें कोई समास है, अगर उसका समास विग्रह करना है, तो जैसे आपके सामने लिखा है, मान लो एक शब्द आ जाए शरणागत। अब ये इसमें समास है, इसका अगर समास विग्रह करना है
क्या करना है, समास विग्रह करना है। समास विग्रह का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना है। अब इसमें क्या होगा, शरणागत को हम कैसे अलग करेंगे। इसमें जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, आगत दिखाई दे रहा होगा। शरणागत में एक शब्द है शरण प्लस आगत। अगर हमने संधि पढ़ी तो आपको पता होगा कि शरणागत में कौन सी संधि है। तो एक बार मैं यही बता रहा हूँ, लिखना नहीं है तो, लेकिन यहाँ शरणागत की अगर संधि विच्छेद करें तो शरणागत में आपकी संधि विच्छेद होगी शरण प्लस आगत, शरण प्लस आगत, आगत आया हुआ, गत यानी गया हुआ, ठीक है। तो शरण में आया हुआ, या अगर हम लिखें तो शरणागत का जो समास है वो होगा आपका शरण को आगत, जो शरण को आया हुआ है। तो शरण को आगत, इसका मैं अगर लिखूं तो शरण को आगत, शरण को आगत। तो शरण को आगत मतलब को आ गया, यहाँ पर चिन्ह कौन सा आया है, को आया है। इसका मतलब कौन सा तत्पुरुष है, क्रम तत्पुरुष है, ठीक है। आगत यानी आया हुआ, शरण में आया हुआ। तो इसको हम अगर अलग करेंगे तो ये सही होगा कि शरण को आगत, ठीक है, शरण को आया हुआ। शरण प्लस आगत में संधि देखें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार का अगर शब्द आए तो आप आराम से इसको कर्म तत्पुरुष के तहत उसके अंदर को विभक्त चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर और एक उदाहरण की बात करें तो ये शब्द होता है चिड़ी मार। कौन सा होता है, चिड़ी मार। अब चिड़ी मार का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी मार किसको कहते हैं, जो चिड़ियों को मारता है उसको चिड़ी मार कहते हैं। तो चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार। अब देखो यहाँ पर भी क्या आया है, को, यहाँ पर भी क्या आया है, को, और क्रम तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को। अर्थात आप इसको याद रखेंगे कि जब को विभक्ति चिन्ह आए तो आपका क्रम तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो शरण को आगत शरणागत हो जाएगा, चिड़ियों को मारने वाला चिड़ी मार हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा, कर्म कारक के बाद में जो अगला कारक आता है वो आता है, कर्म कारक के बाद में करण कारक आता है। तो हम बात करेंगे करण तत्पुरुष की, करण तत्पुरुष की। करण तत्पुरुष की बात करें तो करण तत्पुरुष के अगर हम विभक्ति चिन्हों की बात करें करण कारक की, तो आपको पता होना चाहिए कि करण कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं से, करण से, या के द्वारा, ये भी होता है के द्वारा, ठीक है। तो ये दो होते हैं इसके विभक्ति चिन्ह। कितने होते हैं, दो होते हैं। तो करण तत्पुरुष से के द्वारा। अब देखो इसमें क्या होगा कि किसी के द्वारा कोई काम होता है, अलग नहीं, करण तत्पुरुष करण कारक पढ़े तो हम अलग के अर्थ में नहीं पढ़ते हैं। किसी के द्वारा जो काम होता है, किसी के माध्यम से, किसी साधन से, किसी तरीके से, जिस साधन से, तो वहाँ करण कारक हम पढ़ते हैं। तो करण तत्पुरुष में क्या होगा, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है तो वो उसे अगर जुड़ा हुआ है साथ में तो वो करण तत्पुरुष होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसमें हम उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण की बात करें तो अब लिख सकते हैं उदाहरण में तुलसी कृत। अब इसको अगर अलग करेंगे तो तुलसी कृत का हो जाएगा तुलसी के द्वारा कृत। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा लिखा गया। तो के द्वारा आ गया ना, के द्वारा, या तुलसी के द्वारा कृत यानी करण तत्पुरुष इसमें होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।